Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is a first lecture of Unit First of Advanced Structure Analysis. Basically हम इसको 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, तो इस सेमेस्टर में हम जानेंगे कि एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम क्या क्या उसके बारे में आगे की स्टडी पढ़ेंगे. बेसिकली अब एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस है क्या. हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है स्ट्रक्चर्स का, बीम्स का, फ्रेम का, वो डेफिनेट या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स थे. डिटर्मिनेट मीन्स जिसमें जो रिएक्शंस थी, अननोन फोर्सेस थे, उनकी कैलकुलेशन हम विद हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाल सकते थे. बट अगर हम बात करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसमें इनडिटर्मिनेट बीम्स, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं, उसमें हम नहीं कर सकते. हम उसमें फोर्सेस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं अलोन, मतलब किससे, केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से नहीं निकाल सकते. उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस की मदद पड़ेगी, जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस बोलते हैं, जिसको जो हम आगे इस चैप्टर में बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहली यूनिट आपकी है बेसिकली एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स लाइक fixed beam, continuous beam in the frames with the help of slope deflection method and strain energy method and the moment distribution method. Okay. So हम पहले इन सब का बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं. अब बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की या इंडिटर्मिनेट बीम की. होता क्या है, इंडिटर्मिनेट बीम और डिटर्मिनेट बीम में थोड़ा सा अंतर है. डिटर्मिनेट बीम में हम जो अननोन्स होते हैं, अननोन्स क्या होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं सपोर्ट्स पर, एक्सटर्नल रिएक्शन, उनकी वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाल सकते हैं. बट इन द इनडिटर्मिनेट बीम हम नहीं निकाल पाएंगे, कुछ रिएक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस की मदद पड़ेगी जिससे हम उन अननोन को निकाल सकें. ठीक है, तो उसकी स्टडी करना, उन अननोन्स को कैसे निकाल लेंगे, उनकी स्टडी करना हम कहलाते बेसिकली इस सेक्शन में पढ़ेंगे. और इंडिटर्मिनेट बीम जिसमें इनडिटर्मिनेसी हो, मीन्स कुछ इनडिटर्मिनेट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक फिक्स बीम का, एक सिंपल फिक्स बीम का एग्जांपल लेते हैं. दिस इज अ सिंपल फिक्स बीम, दिस इज इनडिटर्मिनेट बीम. हम डिटर्मिनेट बीम की बात करते हैं. हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम या डिटर्मिनेट बीम में हम इसमें जो अननोन्स हैं, यहाँ पर आएगा एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर आएगी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और यहाँ पर केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी. तो हम इन अननोन्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, यहाँ 3 अननोन हैं, 3 वैल्यू हैं, 3 फोर्सेस हैं, 3 इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे. बट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हमारे पास अननोन्स की वैल्यू ज़्यादा होती है. यहाँ पर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट, सेम है, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट. यहाँ 6 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशन है, तो 3 डिग्री का यह इनडिटर्मिनेट बन जाता है. यानी कि 3 डिग्री की इनडिटर्मिनेसी है. 3 अननोन्स को, 3 फोर्सेस को हम नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो ये सिंपल कहलाता है इनडिटर्मिनेट बीम, जिसमें हम सिंपल इनडिटर्मिनेट इक्वेशन से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ दूसरी मेथड या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे कौन कौन सी बीम होते हैं, फिक्स बीम, कंटिन्यूस बीम, फ्रेम्स वगैरह, रिजिड फ्रेम वगैरह देखेंगे. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. नाउ अब हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं फिक्स बीम की. फिक्स बीम क्या होता है और इसका बेसिकली स्टडी कैसे करेंगे. ठीक है, फिक्स बीम सिंपल के बात करें तो फिक्स बीम सभी जानते हैं जिसमें सपोर्ट्स फिक्स हों. ठीक है ना. अगर हम प्योर फिक्स बीम की बात करें तो दिस इज ए प्योर फिक्स बीम, एग्जांपल ऑफ फिक्स बीम. अब फिक्स बीम एक नॉर्मल या इनडिटर्मिनेट बीम डिटर्मिनेट बीम से डिफरेंट कहाँ पर है, हम स्टडी कैसे करते हैं. ठीक है, तो उसको हम पढ़ने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे. एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं फ्री फिक्स एंड मूवमेंट. मीन्स इस फिक्स एंड पर कुछ मूवमेंट जनरेट होगा, उन जनरेट की स्टडी करना है, उन जनरेट को बोलते हैं फिक्स एंड मूवमेंट. अब होता क्या, उसके बारे में तरीके से समझते हैं. ठीक है, जब कोई एंड बीम का जो एंड या बीम बिल्टअप मीन्स बंधा हुआ हो एंड पर, तो उस पर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फिक्स एंड मूवमेंट. अब फिक्स एंड मूवमेंट क्या है, अब इसको थोड़ा सा तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल की तरह या थोड़ा सा समझते हैं. देखो, अगर हम बात करें नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड बीम की और फिक्स बीम के दो डिफरेंस लेके, अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करें, ओके, और एक फिक्स बीम को ड्रॉ करें.
ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करें तो अगर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोड कॉम्बिनेशन में लोड्स लगाएं, लोड अप्लाई करें, कोई लोड लग रहा है यहाँ W1, यहाँ लोड लग रहा है W2, तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा, मीन्स जो डिफ्लेक्ट होने का ट्राई करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने का ट्राई करेगा, इस तरीके से इस एंड पर स्लोप जनरेट हो जाता है। अगर इसको मान लें ए, इस एंड को मान लें बी, तो यहाँ पर स्लोप जनरेट हो जाएगा थीटा ए का, इसी तरीके से यहाँ पर स्लोप जनरेट हो जाएगा थीटा बी का। फ्री है क्योंकि इस ये एंड मूवमेंट के अगेंस्ट फ्री है, मूवमेंट हो सकता है। बट अगर हम फिक्स बीम की बात करें तो फिक्स बीम में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिक्स बीम में ये जो एंड है, जो बिल्टअप एंड है, ये ट्राई करेगा कि ये जो स्लोप यहाँ नहीं आने दिए, जीरो स्लोप आने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा ए है ये जीरो है। अब ये जीरो है तो जीरो है ये तभी पॉसिबल है जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस मूवमेंट अप्लाई हो रहा हो जिससे ये स्लोप जीरो कर रहा हो, और यही मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट अप्लाई हो रहा है इस बीम की रिजिडिटी के कारण, यही मूवमेंट कहलाता है हमारा फिक्स एंड मूवमेंट। इसको अपन फिक्स एंड मूवमेंट भी बोलते हैं। फिक्स एंड मूवमेंट। उसी तरीके से दूसरे एंड बी पर, बी ये एंड इस जॉइंट को स्लोप आने की कोशिश नहीं कर, स्लोप नहीं आने देगा, तो यहाँ पर भी एक फिक्स एंड मूवमेंट जनरेट होगा। फिक्स एंड मूवमेंट इस बीम के कारण जनरेट होगा, दैट इज जो थीटा बी को जीरो करेगा, दैट इज फिक्स एंड बीम, फिक्स एंड मूवमेंट एट बी। ठीक है, जिसको एम ए भी बोल सकते हैं जनरली, हम इसको एम बी भी बोल सकते हैं जनरली। ठीक है, तो बेसिकली यही कहलाता है हमारा फिक्स एंड मूवमेंट। ओके, फिक्स एंड मूवमेंट। अब फिक्स एंड मूवमेंट यही कहलाता है हमारा जनरली, जो ये बात इसमें लिखी हुई है। तो सिंपल तरीके से हम मूवमेंट के बारे में, सॉरी फिक्स बीम के बारे में समझ लिए, इंटरमीडिएट बीम के बारे में समझ लिए, और फिक्स एंड मूवमेंट के बारे में समझ लिए। अब ये फिक्स एंड मूवमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा हमको। फिक्स एंड मूवमेंट निकलता कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में एक एग्जाम्पल या एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है, समझते हैं हम एक सिंपल से एग्जांपल से। हम एक फिक्स बीम ड्रॉ करते हैं जिसमें कुछ लोडिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से हम फिक्स एंड मूवमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। एक आइडियल एग्जांपल लेते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड केस लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। एक हमारे पास बीम है जिसमें दो लोड लगे हुए हैं, एक W1 है, एक W2 है, ये फिक्स है। तो जब भी इनडिटरमिनेट बीम की बात करते हैं, इसको एनालिसिस करने की बात करते हैं, तो हम दो कंडीशन लेते हैं, दो केसेस से सॉल्व करते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर में। मींस सिंपली सपोर्टेड मींस ये हमारे जो फिक्स एंड है वो हटा देते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बना देते हैं। सिंपली सपोर्ट बनाने के बाद इसमें जो मूवमेंट डायग्राम बनना होता है, उसके मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट डायग्राम सिंपल से बना लेते हैं। हम मानते हैं कि W2 थोड़ा ज़्यादा है, W2 इज ग्रेटर देन W1, तो हमारे पास एक मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट डायग्राम बन जाएगा इसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को सारे लोड हटा के, हम स्ट्रक्चर के सारे लोड हटा के केवल फिक्स एंड मूवमेंट को ड्रॉ करते हैं। फिक्स एंड मूवमेंट को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर एम बी। ठीक है, तो इसका मूवमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एम ए मान लेते हैं, यहाँ पर एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। तो जो मूवमेंट डायग्राम है उस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है, हमारे पास एम ए, ये हमारे पास एम ई। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को, इन दोनों मूवमेंट डायग्राम को हम मर्ज कर देते हैं, और जो कॉमन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। तो मर्ज करेंगे हम, बेसिकली इसका कॉमन एरिया इसको हटा देते हैं, और बाकी के पार्ट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा जो शेडेड एरिया बना हुआ है, शेडेड एरिया कहलाता है हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर दिस इनडिटरमिनेट बीम।
फॉर दिस बीम। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन पार्ट बचा है, हमने डायग्राम समझा। अब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट इसका पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमने माना है कि एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। सो इस स्ट्रक्चर में एक रिएक्शन भी डेवलप हो रही होगी, दैट इज वी, दैट इज इक्वल टू वी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वी। क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वर्टिकल लोड नहीं माना है हमने, ठीक, लोड नहीं माना है, इसको हटाते हैं। लोड नहीं माना है तो जो रिएक्शंस होंगी एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होंगी। हम मान लेते हैं कि इसमें अपवार्ड है और इसमें डाउनवार्ड है भी। उसी तरीके से अगर सिंपली सपोर्टिव बीम की बात करें इसमें, तो इसमें भी एक, अगर यहाँ पे हम बनाते हैं इसका अगर बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर W1, दिस इज W2, यहाँ पर रिएक्शन डेवलप हो रही होंगी। रिएक्शन विल बी द VA, स्मॉल VA, एंड दिस विल बी द स्मॉल VB। ठीक है, ठीक, कुछ रिएक्शंस होंगी। रिएक्शंस पता पड़ गई हमको, बॉन्डिंग मोमेंट निकाल लिया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। हम जानते हैं कि एम बी एम ए से ज़्यादा था जो बॉन्डिंग मोमेंट डायग्राम बना था। तो हमारे पास अगर हम वी की कैलकुलेशन करें तो वी हमारे पास आ जाएगा एम बी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एल। ओके, ओके, और हम कंबाइन करने के बाद अगर नेट फोर्सेस की वैल्यू निकालें, नेट फोर्सेस की मीन्स रिएक्शन एट ए पॉइंट पर निकालें, तो रिएक्शन एट ए पॉइंट पर निकलेगा हमारे पास। रिएक्शन एट ए पर हम वी को डाउनवर्ड लिया था, तो ये हो जाएगा स्मॉल वी ए माइनस कैपिटल वी। और रिएक्शन एट बी की बात करें, ये हो जाएगा स्मॉल वी बी प्लस वी। इस तरीके रिएक्शन निकाल लिया, मूवमेंट निकाल लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मूवमेंट कैलकुलेशन की। तो मूवमेंट कैलकुलेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इक्वेशन। तो अगर हम किसी पॉइंट पर, हमारे पास बीम है, हमारे पास ये फिक्स बीम था, ठीक है, हमारे पास कोई यहाँ से सेक्शन है x सेक्शन विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम ए पॉइंट। हम अगर ए पॉइंट पे मूवमेंट की बात लिखें या मूवमेंट लिखने की कोशिश करें, तो मूवमेंट की इक्वेशन होती है, हम जानते हैं ई आई डी टू बाई वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब इस सेक्शन पे मूवमेंट एम एक्स माइनस दिस फिक्स एंड मूवमेंट विच इज़ माइनस ऑफ एम एक्स डैश। ठीक है, एम एक्स डैश। ओके, ठीक। अब मैंने माइनस क्यों लिखा, पहली बात समझ लो। जब हमने बेंडिंग मोमेंट बनाया था फिक्स एंड मूवमेंट का, तो फिक्स एंड मूवमेंट का बेंडिंग मोमेंट हमेशा ऊपर साइड बन रहा था। ऊपर की साइड मतलब ये जो बेंडिंग मूवमेंट है ये हॉगिंग है। ध्यान रखना, जो फिक्स एंड मूवमेंट होता है वो हमेशा हॉगिंग नेचर का होता है। हॉगिंग नेचर का बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमारे नेगेटिव बना दिया। ये एम ए है, ये एम बी है, डैश लिख दे रहा। डैश मीन्स फिक्स एंड मूवमेंट और सिंपल हमारा नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, तो ये बन गया है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस की बात करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाता है ई आई डी टू बाई बाई डी एक्स टू। इसकी जो लिमिट होगी वो जाएगी 0 से L तक। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सही लगते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ई आई कॉन्स्टेंट है और डी टू बाई डी एक्स टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ई आई कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू L से। और एम एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो एम एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू L एम एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा एम एक्स डैश डी एक्स, लिमिट 0 टू L। ठीक है, अब थोड़ा सा रुकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है बेसिकली, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स, किसी मूवमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं विद डिस्टेंस, ये हमको बताता है एरिया।
एरिया विच एरिया ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम मूवमेंट मीन्स अगर हम इस बीम को सिम्पली सपोर्टेड मूवमेंट सिम्पली सपोर्टेड बीम मानते हैं, उस केस में एक्स सेक्शन पे जो मूवमेंट की वैल्यू आती है तो उसका एरिया बताते हैं, तो उसके एरिया रिप्रेजेंट करेगा। इसको अगर सही से बोलें तो एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये पार्ट हमको डिपेंड करेगा एरिया ऑफ फिक्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विच इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, बस यहाँ इसके बाद तरीके समझ में क्लियर आएंगी। अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं उसी इक्वेशन को। उसके इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ई आई एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स टू इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स एम डैश एक्स। अब दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, अभी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो ये वाला जो पार्ट है उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर ई आई कांस्टेंट एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स टू 0 to L इक्वल टू एक्स एम एक्स 0 to L डी एक्स माइनस एक्स एम डैश एक्स 0 to L डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा। बेसिकली अगर हम x को हटाएं या x को थोड़ा साइड में रखें तो एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L एम एक्स डी एक्स क्या पार्ट बनना है हमारे पास। हमने पिछले पढ़ा था कि ये जो पार्ट है जो ए एक्स के बराबर है, ये एट एक्स के बराबर है, तो हम क्या इस पूरे इक्वेशन को एक्स ए एक्स लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को एक्स ए डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर x और x, इस x डैश को बोलेंगे क्या, x डैश बन जाएगा, ये x और x डैश को बोलेंगे। बेसिकली जो x है ये होगी हमारी सेंट्रॉइड की लोकेशन, सेंट्रॉइड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ फ्री एरिया, और x डैश है हमारे पास फिक्स बेंडिंग मूवमेंट का सेंट्रॉइड। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आगे समझने वाले वो पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं हम, जगह नहीं बची इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब देखो, अब हमने बात की, हमारे पास दो तीन इक्वेशंस आई, उनकी बात कर लेते हैं। अब हम लिमिट रखते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं किसी फिक्स बीम पर, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 मीन्स x ये है हमारे पास, y ये है, और डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन है, डिफ्लेक्शन है, x इक्वल टू 0 पर, y भी 0 है हमारा, और फिक्स बीम में हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास 0 है। ठीक है, 0 है, डी वाई बाई डी एक्स भी हमारे पास 0 है। ठीक, तो अगर हम ठीक 0 है, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें, इस इक्वेशन में प्रीवियस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास 0 इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स माइनस ए डैश एक्स इंटू एक्स डैश। ठीक है, हम जानते हैं कि, या दोबारा बता देते हैं हम आपको थोड़ा सा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ये पूरी पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करें, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है 0, तो ये पार्ट पूरा 0 बन जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा ए एक्स माइनस ए डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए एक्स माइनस ए डैश इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स इक्वल टू ए डैश एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, फ्री
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस यही इंपॉर्टेंट था, इसी कॉन्सेप्ट को समझना था, बाकी आगे चीज़ें अच्छी तरीके क्लियर होंगी। इसी तरीके अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रोइड की वैल्यू आएगी मीन्स x इक्वल टू एक्स जैसा आ जाएगा। सेंट्रोइड ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड केस की। स्टैंडर्ड केस मीन्स हम एक केस मानते हैं, ये जो स्टैंडर्ड केस होता है, केस कौन सा केस, एक फिक्स बीम मानते हैं जिसमें सेंटर पे एक पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमको क्या निकालना है, इसके लिए हमको फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक फिक्स बीम है, ये ए है, ये बी है, इसकी लेंथ एल है, इस पर एक पॉइंट लोड अप्लाई किया जा रहा है सेंटर पर डब्लू। नाउ हमको इसके एनालिसिस करना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी गुड, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट को ये पता है कि हमारे पास जानते हैं कि जो फिक्स एंड मूवमेंट का एरिया होता है विच इज़ इक्वल टू फिक्स फ्री एंड मूवमेंट का एरिया होता है विच इज इक्वल टू फिक्स एंड मूवमेंट। इसमें लगाते हैं तो हमने क्या कहा था कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको तोड़ते हैं किस में, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, एक फिक्स बीम में। तो पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, सेंटर्ड में सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास बनेगा। डब्लू लोड है तो यहाँ पर जो वी ए वी बी आएगा वो W/2 हो जाएगा, यहाँ पर W/2 हो जाएगा। और इस सेंटर में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास WL/4। ये फ्री बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस होगी उसकी L/2, ये फ्री एंड मूवमेंट। इसी तरीके से अगर हम फिक्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, इसका फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जानते हैं कि अगर सिमेट्री है, सिमेट्री यहाँ पर, तो दोनों तरफ फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम बराबर बनेगा। हम जानते हैं फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनता है, हॉगी नेचर का। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एम ए है तो यहाँ पर भी एम ए होगा या एम बी होगा, या आप बोल सकते हैं माइनस नेगेटिव का होता है, और एम ए इक्वल टू एम बी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पर निकालने जा रहे हैं फिक्स एंड मूवमेंट निकालने जा रहे हैं, फिक्स एंड मूवमेंट निकालने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि एरिया कवर्ड बाय द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय द फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम। तो इन दोनों का क्या एरिया बराबर कर सकते हैं। तो इस फिक्स फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम का कोई एरिया बता सकते, मतलब एरिया हम निकालें तो एरिया क्या होगा हमारे पास, सिंपल इस डायग्राम के एरिया होगा 1/2 परपेंडिकुलर टू बेस। तो 1/2 परपेंडिकुलर क्या है, WL/4, बेस क्या है हमारे पास L। इसका मूवमेंट का एरिया क्या हो जाएगा इस मूवमेंट डायग्राम का, सिंपल MA इंटू L, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो L से L कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से MA की बात करें या MA डैश की बात करें, स्मॉल ए बन जाता है बार बार, MA डैश की बात करें, ये हो जाएगा हमारे पास WL/8। यही हमारा कहलाता है फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरफ नेगेटिव नेचर का होता है और दूसरी तरफ की बात करें तो ये पॉजिटिव नेचर का होगा, तो हमारे पास दूसरी तरफ बन जाएगा WL/8। इस तरीके से हम और भी स्टैंडर्ड केस के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये फंडा होता है, ये तरीका होता है फिक्स एंड मूवमेंट डायग्राम, फिक्स एंड मूवमेंट निकालने के लिए अलग अलग डिफरेंट केसेस के लिए। तो और भी केसेस होते हैं, हम उसके बारे में एक चार्ट बना देंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। और केस कौन कौन से होते हैं, अगर हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन की बात अगले सेमेस्टर में करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। मीन्स फिक्स एंड मूवमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे केस होते हैं हमारे पास, हम स्टैंडर्ड केस के बारे में भी बात करते हैं। बहुत सारे केस होते हैं, जैसे हम कुछ केस यहाँ लिखने वाले हैं। जैसे पहला केस हमने पढ़ा अभी, जिसमें हमने सेंटर पे W लोड लगाया, इसमें फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमारे पास A पॉइंट है, B पॉइंट है। तो A पर अगर फिक्स एंड मूवमेंट की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं M/AB से। अगर हम B पर फिक्स एंड मूवमेंट की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं M/BA से। ठीक है, तो अभी हमने निकाला कि इस पर मूवमेंट, A पर मूवमेंट क्या होता था हमारे पास, होता था -WL/8, यही वैल्यू होती है। ठीक है, और इस पर वैल्यू हो जाती थी प्लस की WL/8। उसी तरीके से अगर हम दूसरा केस लें दूसरा केस में क्या है, दूसरे केस में हमारे पास जो लोड की लोकेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मीन्स एसेंट्रिक बन जाएगी। यहाँ से A डिस्टेंस पर W लग रहा है,
ये बी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एम ए बी की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी माइनस डब्लू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है? एल इक्वल टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस टोटल लेंथ ऑफ अ बीम, यहाँ पर भी एल टोटल लेंथ ऑफ अ बीम। और हम अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा डब्लू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। तीसरा स्टैंडर्ड केस की बात करें, थर्ड स्टैंडर्ड केस हो जाएगा हमारे पास यू डी एल अप्लाई हो सकता है पूरे स्ट्रक्चर में, तो उसको भी हम एरिया की मदद से विद द हेल्प ऑफ एरिया कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर डब्लू स्मॉल डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर अप्लाई हो रहा है, एल हमारे पास डिस्टेंस है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी माइनस स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर बाई 12, और इसी तरीके से बी पॉइंट पर होता है प्लस डब्लू स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी के टॉपिक्स या बाकी के स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझ गए आप लोग किस तरीके से हमको फिक्स एंड मूवमेंट की कैलकुलेशन करनी है। अब फिक्स एंड मूवमेंट की कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है हमने बताया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके साथ अंदर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसके कारण हम सारे सपोर्ट में मूवमेंट्स या ट्रू रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में बेसिक्स जानेंगे और उसके एक क्वेश्चन लगाने के एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या क्या देखा। आज की क्लास में हमने फिक्स इंडिटरमिनेट बीम के बारे में देखा, व्हाट इज़ द इंडिटरमिनेट बीम, इंडिटरमिनेट बीम किस तरीके से डिटरमिनेट बीम से अलग है उसके बारे में देखा। ठीक है, अब इंडिटरमिनेट बीम में पहला बीम जो आता है फिक्स बीम, जो कॉमनली इंडिटरमिनेट बीम कहलाया जाता है, वो क्या होता है, और इसमें जो रिजिडिटी होती है, जो फिक्स रिजिडिटी होती है, वो बेसिकली है क्या है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है। तो उसके कारण देखा ये स्लोप को रोकता है एट द एंड, मीन्स यहाँ पर स्लोप कुछ हो रहा होगा, स्लोप आ रहा होगा, उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज फिक्स एंड मूवमेंट। ओके, सो फिक्स एंड मूवमेंट के बारे में हम देखा, उसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश की हमने। एक स्टैंडर्ड एक नॉर्मल केस लिया, उस नॉर्मल केस से हमने अल्टीमेटली ये देखा कि जो एरिया होते हैं, एरिया मीन्स जो एरिया जो फ्री बेंडिंग मोमेंट का एरिया होता है वही फिक्स बेंडिंग मोमेंट का एरिया होता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम फिक्स एंड मूवमेंट को निकाल लेते हैं किसी भी बीम में, किसी भी इनडिटरमिनेट बीम में। तो हमने एक नॉर्मल सा केस देखा जिसमें सेंटर्ड लोडिंग है फिक्स बीम में, और उसमें हमने फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया कॉन्सेप्ट। ओके, बात की, और हमने कुछ स्टैंडर्ड केस के बारे में और देखा जिसके फिक्स एंड मूवमेंट इस तरीके से हैं। इसके अलावा बहुत सारे केस होते हैं, उसको आप बुक से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे और स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिस क्लास के लिए इस क्लास के लिए आप आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।